फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, और 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपके हाल ही के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड टोटल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आता कि आज का अतीत ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, आज का अतीत जो है ये आपके भीष्म साहनी की जो है आत्मकथा है। तो भीष्म साहनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 1950 के रिपब्लिक डे पर जो है भारत के चीफ गेस्ट जो है ये कौन आए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1950 में भारत में जो आपका पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था ना, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये जो आपके सुकर्नो जो वो आए थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो आपका 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था ना, इसमें जो आपके मुख्य अतिथि के तौर पर जो है ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये आए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2024 की बात कर ले तो ये 2024 में जो आपका 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है ये भारत के मुख्य अतिथि जो है वो बनकर आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोविजन इज सिमिलर टू फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का जो प्रावधान है ना ये आपके मौलिक कर्तव्य के जो है वो समान है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना, ये आपका घोषित करता है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है ये आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो वो प्रदान करेगा। और ये जो प्रावधान है ना ये आपके केवल प्रारंभिक शिक्षा का जो है ये मौलिक अधिकार जो वो बनाता है। और ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, अनुच्छेद 21A जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से जो है ये आपका किस प्रकार से समान है। तो देखिए, अनुच्छेद 51A का क्लोज के में यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसमें आपका कहा गया है कि माता पिता या अभिभावक का ये आपका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर जो वो प्रदान करने होंगे। और ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज के में जो है वो कहा गया है, और ये अनुच्छेद जो है आपका 21A से जो वो आपका संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि सोनू निगम को 2022 में जो है पद्मश्री जो अवार्ड मिला था ना ये किस क्षेत्र में जो इन्हें दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोनू निगम को जो है 2022 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो कला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनू निगम को जो है ये आधुनिक रफी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि विच रेप्टाइल्स हैव 4 चैम्बर, यानी कौन सा ऐसा सरीसृप है जिसका आपका 4 जो है वो कक्ष होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ एक ऐसा आपका सरीसृप है जिसके दिल में जो है ये आपके 4 चैम्बर्स यानी 4 कक्ष जो वो होते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जो वो दिया गया था। तो क्रोकोडाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है ये किस राज्य के जो है उप मुख्यमंत्री जो वो बने थे। तो देखिए, जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है ये आपके बिहार राज्य के जो है ये आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो वो बने थे। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ था कि सुलुवा राजवंश के जो है संस्थापक के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए सुलुवा राजवंश की बात कर ले तो इसके जो संस्थापक थे ना ये आपके नरसिंह प्रथम थे। तो नरसिंह प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सुलुवा राजवंश था ना ये 486 से लेकर जो है 491 तक जब वो शासन किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य पर जो है आपके 4 राजवंशों ने जब वो शासन किया था और वो 4 राजवंशों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो आपका राजवंश था ये आपका संगम राजवंश था जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला जो है ये आपका पहला राजवंश था। और इस साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा राजवंश आया था जो कि आपका शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर वो आपका सुलुवा राजवंश था। तीसरा जो था ये आपका तुलुवा राजवंश था और चौथा जो था ये आपका अरविडु राजवंश था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। वही अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तुलुवा राजवंश के संस्थापक कौन थे तो ये आपके नरसा नायक थे। और ये जो आपके नरसा नायक थे ना ये आपके महान शासक कृष्ण देव राय के जो वो पिता थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले अन्य वंश के अगर संस्थापक के बारे में तो देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ना ये आपके बिंबिसार थे। और इस वंश का जो अंतिम शासक था ये आपका नागदशक था। शिशुनाग वंश की स्थापना जो ये आपके शिशुनाग के द्वारा किया गया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था ना ये आपके महानंदीन था। नंद वंश की स्थापना जो है आपके महापद्मानंद के द्वारा जो वो किया गया था। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके धनानंद थे। मौर्य वंश का अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना जो वो किया गया था। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके बृहदत्त थे। शुंग वंश की जो स्थापना है ये आपके किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम जो शासक थे ये आपके देवभूति थे। कन्नव वंश का अगर पूछा जाए तो देखिए कन्नव वंश की जो स्थापना है ये आपके वासुदेव कन्नव के द्वारा जो वो किया गया था। और इस वंश के अंतिम शासक जो है ये आपके सूर्यवर्मन थे। गुप्त वंश की बात कर ले तो देखिए गुप्त वंश के जो है आपके जो संस्थापक थे ये आपके श्री गुप्त थे। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके विष्णु गुप्त थे। चोल वंश की बात कर ले तो इस वंश की जो स्थापना है ये आपके विजयालय चोल के द्वारा किया गया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक थे ये आपके राजेंद्र चोल तृतीय थे। सातवाहन राजवंश के बारे में अगर पूछा जाए तो सिमुक जो है इस वंश की स्थापना किए थे। और सातकर्णी जो थे इसके अंतिम शासक थे। कुषाण वंश की जो स्थापना है ये आपके कजुला कडापीस के द्वारा जो वो किया गया था। और इस वंश की जो अंतिम शासक थे ये आपके कीपू नंदा थे। पल्लव वंश की जो स्थापना ये आपका सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। और इस वंश के अंतिम शासक जो थे ये आपके अपराजिता वर्मन थे। चालुक्य वंश की जो स्थापना ये आपके पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। और इस वंश के अंतिम शासक जो थे ये आपके कृति वर्मन थे। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है ये आपके दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके इंद्र चतुर्थ थे। गुलाम वंश का अगर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना किया गया था। खिलजी वंश की जो स्थापना ये आपके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश की जो स्थापना है ये आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो वो किया गया था। लोधी वंश की जो स्थापना ये आपके बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की जो स्थापना ये आपका 1526 में जो है ये बाबर के द्वारा जो वो किया गया था। और मुगल वंश का जो अंतिम शासक रहा था ये आपका बहादुर शाह द्वितीय रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि कितने डिग्री कमरे के तापमान यानी टेम्परेचर पर जो है आपका ब्रोमीन और मरकरी जो है ये आपके लिक्विड अवस्था में जो वो होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये आपका ब्रोमीन और मरकरी जो है ना ये आपके लिक्विड फॉर्म में जो वो पाए जाते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ब्रोमीन जो तत्व है ना ये आपके हैलोजन समूह का भी जो वो हिस्सा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे ना ये आपके केडी जादव थे। और केडी जादव ने जो है 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में जो है पुरुषों के आपके 57 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है ये कांस्य पदक जो वो जीते थे यानी ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते थे। तो केडी जादव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में
प्रश्न पूछा जाता है कि किस खेल में जो है भारत जो है व्यक्तिगत पदक जो है वो जीता था, तो ये आपको याद रखना है कि कुश्ती में जो है ये केडी जाधव ने जो है ये कांस्य पदक जीता था। वहीं अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे, या फिर स्वर्ण पदक अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो ये ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में जो है ये भारत की तरफ से जो ये स्वर्ण पदक जो वो जीते थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हॉकी खेल में पूछ दिया जाए कि हॉकी खेल में पुरुष हॉकी टीम ने जो है आपका स्वर्ण पदक जो ये कब जीता था, तो ये आपका 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था ना, जिसकी कप्तानी जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और इसी ओलंपिक में जो है भारत पहली बार जो है हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जो वो जीता था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2024 का जो ओलंपिक हुआ ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम अब तक ओलंपिक में जो है 13 पदक जो वो जीत चुका है, जिसमें आपका 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि इनमें से कौन जो है खरीफ की फसल का एक उदाहरण है, तो देखिए खरीफ फसल को जो है ये आपके मानसूनी फसल के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और खरीफ फसल की अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, इसके अलावा ये सभी जो आपकी फसलें हैं ना, ये आपके खरीफ फसलें के जो है वो उदाहरण है, यानी गन्ना, उड़द, तुअर, कुल्थी और जूट, ये सभी जो आपके खरीफ फसलें के उदाहरण है। और ऑप्शन में जो आपका सोयाबीन जो वो दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका सोयाबीन है ना, ये खरीफ की फसल का एक उदाहरण है, तो सोयाबीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप है आपका कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये जो है कौन था, तो देखिए भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, ये आपका जो है प्रथमा बैंक था। और प्रथमा बैंक की जो स्थापना है ना, ये आपका 2 अक्टूबर 1975 को जो वो किया गया था, तो प्रथमा बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप है आपका कि पार्लियामेंट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का गठन जो वो किया जाता है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत जो है ये संसद का गठन जो वो किया जाता है, तो आर्टिकल 79 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 80 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्यों की परिषद की संरचना के बारे में जो वो बताता है। अनुच्छेद 75 की बात कर ले तो इसमें आपके प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो है अनुच्छेद 75 में जो वो आपका बताया गया है। अनुच्छेद 82 की बात कर ले तो देखिए प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः निर्धारण जो है ये आपका अनुच्छेद 82 में जो वो बताया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि वाटर कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एक्वीफायर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड, यानी जल को एक जलभृत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रक्रिया के माध्यम से जो ये स्थानांतरित किया जाता है, तो देखिए इस प्रक्रिया का जो नाम है ना वो आपका एक्वीफायर रिचार्ज यानी जलभृत पुनर्भरण है, तो एक्वीफायर रिचार्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या आपसे जो वो पूछा गया था। पूछा ये गया था कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो आपका उपयोग किए जाने वाले मानव निर्मित उपकरण का जो वो नाम बताना था, तो देखिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव निर्मित का जो उपकरण का नाम है ना, इसका आप आंसर ध्यान में रखिए, ये जो आपका एक्वेडक्ट है, तो एक्वेडक्ट अगर ऑप्शन में दिया गया था तो एक्वेडक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि मैट्रिका वंश जो है ये किस भाग पर जो वो शासन किया था, तो देखिए मैट्रिका वंश की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के पश्चिमी भाग पर जो ये शासन किया था और कहाँ पर, तो ये आपका गुजरात और सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ क्षेत्र पर जो ये शासन किया था, तो ऑप्शन में आपका पश्चिमी भाग दिया गया था, तो पश्चिमी भाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मैत्रक वंश था ना, ये भारत का प्राचीन वंश है और इस वंश की जो स्थापना है ये आपके गुप्त वंश के एक सेनापति भट्टारक के द्वारा जो है 475 ईस्वी में जो है मैत्रक वंश की स्थापना जो वो किया गया था और इस वंश की जो राजधानी था ना ये आपका वल्लभी था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बस्तर दुर्गा किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए बस्तर दशहरे या फिर बस्तर दुर्गा की बात कर ले तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका पेयर में दिया गया था, एक तो आपका बस्तर जो है वो दुर्गा जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ही ऑप्शन में जो है आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ ही जो है वो दिया गया था, अन्य ऑप्शन में कोई भी में आपका छत्तीसगढ़ नहीं दिया गया था, इसलिए छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर ले तो ये जो आपका आई थिंक 8 से 9 अगस्त 1942 में जो है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो ये शुरू किया गया था। तो 1942 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है ये कौन थे। तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है पूर्वोत्तर राज्य जिसमें बंगाल, झारखंड और उड़ीसा जो वो दिया गया था इसका जो वो लोक नृत्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका छऊ नृत्य है ना ये आपके बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो छऊ नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छऊ नृत्य जो ये आपका 3 प्रकार का होता है जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में छऊ को जो है ये पुरुलिया छऊ के नाम से जो वो जाना जाता है, झारखंड में जो है छऊ को जो है ये सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में जो है इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द चैंपियन ऑफ अल्टीमेट खो खो 2023 यानी जो आपका 2023 में अल्टीमेट खो खो का जो दूसरा संस्करण हुआ था इसका विजेता टीम जो ये कौन रहा था। तो देखिए इसका जो विजेता टीम है ना ये आपका गुजरात जायंट्स रहा था और फाइनल में गुजरात जायंट्स ने जो ये किसे हराया था। तो ये आपके चेन्नई क्विक गन्स को जो वो हराया था और कितने पॉइंट से हराया था। तो 31-26 पॉइंट से जो वो हराया था। तो गुजरात जायंट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये जो आपका अल्टीमेट खो खो 2023 ये जो आपका फाइनल मैच है ये कहाँ पर खेला गया था। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक में जो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ना वहाँ पर जो ये मैच जो आपका खेला गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना इसकी शुरुआत आपका 2021 में जो वो किया गया था। तो 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका भारत में जो है नीति आयोग के द्वारा जो वो जारी किया जाता है। इसके अलावा अगर विश्व में पूछा जाए ये तो आपका राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। अगर विश्व में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पूछा जाए तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 2010 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि इनमें से कौन सा अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो आपका देवी अहिल्या सम्मान जो वो दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये भी आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका कालिदास सम्मान है ये भी जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका जो है टैगोर रत्न अवार्ड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका टैगोर रत्न अवार्ड है ना ये आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो वो दिया जाता है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो टैगोर रत्न अवार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि व्हाट वाज द शेप ऑफ वल्लभी टेम्पल बिल्ट इन नागर स्टाइल यानी नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का जो आकार है ना ये कैसा होता था। तो देखिए नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का जो आकार है ना ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता था यानी वर्गाकार शेप का होता था। तो रेक्टेंगुलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका ह्यूमिलिटी का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए ह्यूमिलिटी का जो एंटोनिम आएगा ऑप्शन में आपका प्राइड दिया गया था। इसके अलावा बेनेवोलेंट का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। तो ऑप्शन में जो आपका काइंड जो वो दिया गया था। इसके अलावा ट्रिचेरियस का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए ट्रिचेरियस का जो एंटोनिम होगा ना ये आपका फेथफुल होगा यानी ऑप्शन में जो आपका फेथफुल जो वो दिया गया था। एक जो आपका इडियम आया था जो कि आपका इट लाइक ए हॉर्स ये जो आपका इडियम जो वो पूछा गया था। और दो जो था आपका स्पेलिंग एरर से जो वो प्रश्न पूछा गया था। और स्पेलिंग एरर में जो है एक तो आपका अंटिल का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो देखिए अंटिल का जो स्पेलिंग होता है ये आपका सही होता है और यूनिक का जो आपका सही स्पेलिंग होता है ये आपका ये होता है। तो इस प्रकार से दोनों में जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि प्लेइंग टू विन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से जो है किस खिलाड़ी की जो है ये आत्मकथा है। तो देखिए प्लेइंग टू विन की बात कर ले तो ये जो आपके भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा अन्य आपके ऑटोबायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो आपके महात्मा गांधी जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा हाउ आई बिकेम ए हिंदू, ये जो पुस्तक है ना ये आपके सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि मैं ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। हाउ आई बिकेम ए हिंदू ये जो आपका सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। वहीं अगर ए शॉर्ट एट हिस्ट्री की बात कर ले तो देखिए ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ना ये आपके अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो पुस्तक है ना ये आपके अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा के साथ जो है किसने लिखा है, तो ये रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। प्लेइंग इट माय वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओड्स पूछा जाए तो ये आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माय लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया ये जो आपके फूलन देवी की जो ऑटोबायोग्राफी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये जो आपका इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। सिक्स मशीन की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिस गेल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो पुस्तक है आपके दलाई लामा के द्वारा जो वो लिखा गया है। कॉन्ट्रोवर्शियल योर्स ये जो आपका शोएब अख्तर के द्वारा जो इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। सॉरी ये जो आपका शोएब अख्तर की जो ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये जो आपका उसेन बोल्ट की जो है ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका माई स्टोरी है ना ये कमला सुरैया का जो है ऑटोबायोग्राफी है। रोमांसिंग विथ लाइफ के बारे में पूछा जाए तो ये आपका देव आनंद की जो है ऑटोबायोग्राफी है। रविशंकर जी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए रागमाला जो पुस्तक जो है ना ये आपके रविशंकर जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 10 द्वार से सोपान तक ये जो आपका है ना ये आपके हरिवंश राय बच्चन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। एन अनसुटेबल बॉय ये जो आपका करण जौहर के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। माइंड विदाउट फियर ये जो आपका रजत गुप्ता के द्वारा जो वो लिखा गया है। ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया ये जो आपके वसंत मून के द्वारा जो वो लिखा गया है। द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दीवा ये जो आपके करीना कपूर के जो है ऑटोबायोग्राफी है। अनयूजुअल मेमोरी ऑफ ए गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड ये जो आपके अनु अग्रवाल के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। क्रैकिंग द कोड के बारे में पूछा जाए तो ये क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड ये जो आपका आयुष्मान खुराना की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे पुस्तक और ऑटोबायोग्राफी को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि द डप्पू डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ यानी जो डप्पू नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये डप्पू डांस की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका सिर्फ आंध्र प्रदेश दिया गया था, इसलिए आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक आपका शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम आपका कुचिपुड़ी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका आंध्र प्रदेश करके जवाब दीजिएगा कि जगदीप धनखड़ जो है भारत के कितने नंबर के जो ये उपराष्ट्रपति हैं, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर जो है ये आपका हिमालय का हिस्सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका माउंट कामेट जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका माउंट कामेट है ना जो कि आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, तो माउंट कामेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और माउंट कामेट की अगर बात कर ले ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका उत्तराखंड के जो है चमोली जिले में स्थित है। और ये जो आपका मैं बता दूं कि माउंट कामेट जो है ये आपका जास्कर पर्वत माला का जो है ये सबसे ऊंचा शिखर भी है। और ये जो आपका भारत और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। और ये जो आपका नंदा देवी के बाद उत्तराखंड का जो है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो ये आपका नंदा देवी है। वहीं अगर बात कर ले माउंट कामेट की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना ये 7,756 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट काउजेस डोज टू राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट यानी आटे या फिर
फिर ब्रेड में जो है ईस्ट मिलाने पर आटा या फिर ब्रेड जो है ये फूलता क्यों है? तो देखिए आटे में या फिर ब्रेड में ईस्ट मिलाने पर जो ब्रेड फूलता है ना, इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इसी कारण जो है ये आपका जो है ब्रेड जो है वो फूलता है। यहाँ पे ब्रेड क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड थ्रू ए प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी खमीर का उपयोग जो है प्रक्रिया के किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है रोटी बनाने के लिए जो वो किया जाता है? तो देखिए ईस्ट का जो यूज्ड है ना, यानी उपयोग जो है ये आपके किण्वन नामक यानी फर्मेंटेशन के माध्यम से जो है रोटी बनाने के लिए जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इन इट्स मिडिल कोर्स ए रिवर फॉर्म्स, यानी जब कोई नदी जो है अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण जो वो करती है? तो देखिए जब भी कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है ना, तो ये जो आपका मेंडर्स और ऑक्सबो लेक्स यानी मेंडर्स और तालाब जैसी आकृतियों का जो वो निर्माण करती है। तो ऑप्शन में आपका मेंडर्स दिया गया था, तो मेंडर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जो कि आपका इंग्लिश से आया था कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, जहाँ पे ऑप्शन में आपका टेबल टेनिस, गोल्फ, कैरम और बिलियर्ड्स जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेबल टेनिस, कैरम और बिलियर्ड्स ये तीनों जो गेम है ना, ये आपके इंडोर गेम है, लेकिन ये जो आपका गोल्फ है ना, ये आपका आउटडोर गेम है। इसलिए बिलियर्ड्स आपका गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो आपका इंडोर गेम्स है और गोल्फ जो है ये आपका आउटडोर गेम्स है, इसलिए गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका क्लोज टेस्ट आया था, जो कि आपका पैसेज से आया था, तो आप पूरा पैसेज जो है पहले पूरा पढ़ लीजिए। मैं आराम से आपको दिखा देता हूँ कि पूरा पैसेज आपका क्या था। आप वीडियो पॉज करके भी जो है पूरा पैसेज जो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका पूरा पैसेज था इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका क्लोज टेस्ट का जो सही आंसर होगा ना, वो आपका पहला का आर होगा, सेकंड का आपका लर्न होगा, थर्ड का आपका जो है वो देन होगा, फोर्थ का आपका लुक आफ्टर होगा और फिफ्थ का जो आपका मदर होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका इकोनॉमिक्स से आया था, जो कि आपका वैल्यू रिजर्व रेशियो का जो है डेफिनेशन जो वो पूछा गया था। तो देखिए वैल्यू रिजर्व रेशियो यानी मूल्य अनुपात का जो वो आपका डेफिनेशन जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी बंधक ऋण के मामले में मूल्य अनुपात का मतलब ये होता है कि बंधक ऋण की मौजूदा जो मूल राशि है ना और संबंधित जो बंधक संपत्ति के मूल्यांकन जो है ये मूल्य का जो अनुपात होता है ना, इसे ही जो आपका मूल्य अनुपात जो है वो कहा जाता है। और मूल्य अनुपात को जो है ये आपका किसमें जो है वो व्यक्त किया जाता है? तो देखिए मूल्य अनुपात को जो है ये आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत के रूप में जो है इसे व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड